नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। तकनीकी कारण की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही होगा शुरू। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीके शिव कुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होगा मतदान। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। राज्य की 200 विधानसभा सीटों के नतीजे 3 दिसंबर को होंगे घोषित। कतर कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील की स्वीकार। मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत मिलने की उम्मीद। जल्द ही होगी सुनवाई। इजरायल और हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम हुआ शुरू। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गाजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों की वजह से बाधित हुआ ड्रिलिंग का काम जल्द ही शुरू होगा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम रुक गया था। राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है। मजदूरों को बाहर निकालने और उनके खाने पीने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। तो बचाव अभियान लगातार जारी है और अभी तक 46.8 मीटर तक की ड्रिल कर दी गई है। एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में जारी राहत एवं बचाव कार्य पर जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही दिल्ली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा हूं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने डीडी न्यूज से बात कर सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर ताजा जानकारी दी। टनल में फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत कार्य 12 नवंबर से लगातार जारी है और इस आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है। अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे।
तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज़ के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था, उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है, उसको हमने दूर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियां बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें, जैसे आपने कहा, टनल को सैनिटाइज करना, NDRF की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना, इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं। तो प्रयास लगातार जारी हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी के सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आप प्रयास भी दिखा रहे हैं, जो सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं वहाँ पर लगी हुई हैं, कई मोर्चों पर वहाँ पर काम हो रहा है। इस वक्त हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह की तकनीकी चुनौतियां सामने आ रही हैं जिन्हें पार करने के लिए सभी एजेंसियां संयोजन के साथ काम कर रही हैं? जी, ये जिस साइड में हम खड़े हैं ये सिलक्यारा साइड है, इसका टनल का एंडिंग पॉइंट, और इससे मात्र 200 मीटर के अंदर जो मलबा है 60 मीटर के आसपास का, वो धंसा हुआ है और यहाँ पर ही सबसे बड़ी चुनौती है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। वैसे 5-6 जगह से अलग अलग ऑपरेशंस डिफरेंट डायमेंशन से चल रहे हैं, लेकिन मुख्य ध्यान इसी पर दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी भास्कर खुलबे बता रहे थे कि यहाँ पर रात भर ड्रिलिंग के दौरान जो मशीन के सामने आयरन रोड्स आ रही थी उनको हटाने का काम जारी था और उसके लिए दिल्ली से कल कुछ एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम आई थी जो पूरी रात लगी रही। कल दिन में इसमें दोपहर तक 1.2 मीटर तक कटिंग की गई, फिर शाम देर रात्रि तक इसकी 1.8 मीटर तक की कटिंग की गई, तो कुल 3 मीटर तक कल पूरे दिन और रात में कटिंग हुई। पहले 45 मीटर था तो ये तकरीबन अब 48 तक चला गया है। इसके बाद का जो रास्ता उसमें अभी ये आयरन रोड्स और बहुत सारे जो गर्डर वगैरह इसमें अटके हुए हैं उनको कटिंग का काम जारी है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 800 mm का पाइप है उसके अंदर 2 से 3 व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने लाइट की व्यवस्था की। इसके अलावा जो कटर होता है, जो गैस कटर होता है, उसको ले जाया गया, तो उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी स्मॉल टुकड़ों में इसको काट के आयरन को निकाला जा रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, चुनौती भी बनी हुई है, लेकिन उम्मीद इनको इसलिए बनी हुई है कि जियो इसका सर्वे किया गया इसके आगे, और जो रडार पेनिट्रेशन से इन्होंने जो जियो फिजिक्स वैज्ञानिकों ने जो भूमि के अंदर पता लगाया मलबे के अंदर, तो उससे इनको उम्मीद बनी हुई है कि आगे 5 मीटर तक ऐसा स्टोन आयरन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इनको
उनको इस बात से खुशी है कि जो ये अभी ऑब्स्टिकल है उसको धीरे धीरे बेशक के पूरे कर ले देर शाम तक, लेकिन उसके बाद जो 5 मीटर का एरिया बचा वो 1 घंटे के अंदर कर लिया जाएगा पूरा, क्योंकि इनके पास जो मशीन है वो अमेरिकन ऑगर मशीन है और ये बहुत ही हाई कैपेसिटी की 1570 हॉर्स पावर की है, जो प्रति घंटा वैसे भी 5 से 6 मीटर तक का काम कर देती है ड्रिलिंग का। तो इनको जिस तरह से ये रिजल्ट मिले उससे निकल उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि इनको उम्मीद है कि मशीन की क्षमता अगर थोड़ी कम भी हुई तो हम देर रात्रि यानी 10 बजे के आगे पीछे टाइम अगर यथास्थिति सही बनी रही तो इस रिजल्ट को वर्कआउट कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमें काम करना है एनडीआरएफ के कर्मचारियों को, एनडीआरएफ के एक्सपर्ट टीम को, इससे जो टनल है इसकी सैनिटाइज करना, इसके अंदर लाइट की व्यवस्था करना, और जो मजदूर है उनको जो प्रिकॉशंस के लिए जो वेपन्स की तरह कपड़े पहने जाते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको पहन के 1 बाय 1 इसको किस तरह निकालना, इसकी ड्रिलिंग प्रैक्टिस पहले कुछ देर के लिए की जाएगी, तो उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जब ये निकल जाएंगे उसके बाद इनको सबसे पहले क्या करना है, पैरामेडिकल स्टाफ से इनका इंट्रोडक्शन होगा, वो इनको प्राइमरी तौर पर चेक करेंगे। फिर सेकेंडरी तौर पर इनका दूसरा ऑप्शन होगा कि इनको चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वो इनको जांच करे, और फिर उसके बाद सीधा इनको हॉस्पिटल ले जाएगा। जी बिल्कुल ओपी, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब हम लेते हैं चुनावी राज्यों की खबरें। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब सभी पार्टियों का फोकस तेलंगाना पर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सबसे पहले अमित शाह निजामाबाद की आरमूर विधानसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करेंगे। शाम को गृह मंत्री रंगारेड्डी जिले की सेरेलिंगपल्ली में भी रोड शो करके भाजपा की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग शाम 5 बजे हैदराबाद की अंबरपेट सीट पर रोड शो करके भाजपा नेता पार्टी के हक में वोट मांगेंगे। और कांग्रेस भी तेलंगाना में लगातार मोर्चा संभाले हुए है। यहां 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जुक्कल, मेदक, तंदूर, खैरताबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज तेलंगाना के पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धर्मपुरी में चुनावी रैली होगी। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार जो है वो अब धुआंधार प्रचार जो है देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी के साथ सभी दलों ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर विभिन्न दलों के नेताओं की। और हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। उर्मिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे, सभी दलों ने अब पूरी ताकत तेलंगाना में झोंक दी है, क्या कुछ मुद्दे जो हैं विभिन्न दल उठा रहे हैं? जी रमा, बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि 5 राज्यों को जो चुनाव होना है उसमें आखिरी एक चरण में जो है तेलंगाना में होना है। तेलंगाना का जो ये रण है इसमें जैसे जैसे मतदान के तारीख नज़दीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है, और तमाम दलों के जो राष्ट्रीय जो प्रचारक है, स्टार प्रचारक, वो ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अगर बात आज की करें तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता अमित शाह, गृह मंत्री और अमित शाह, और उसके अलावा जो है कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहाँ पर जो है अपना चुनाव प्रचार करेंगे, अपने प्रत्याशियों के जो पक्ष में है वोट मांगेंगे। कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ऐसे ही अगर बात करें बीआरएस की, तो बीआरएस के जो नेता है केसीआर, वो आज जो है अपने जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। बात आपने रमा जैसे मुद्दों की है, तो निश्चित तौर से तेलंगाना एक नवोदित राज्य है, जिस राज्य में कि अभी बने हुए 10 साल के आसपास में ये दूसरा कार्यकाल जो है बीआरएस के जो नेता है केसीआर, वो जो है उनका पूरा होने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर तमाम सारे मुद्दे हैं। एक तरफ जहाँ जो केसीआर है, वो केसीआर अपने जो है तीसरे मौके के लिए जो है जनता में जो है बात कर रहे हैं कि मुझे तीसरा मौका दीजिए, जो तमाम विकास कार्य हमने किए हैं उन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हुए। लेकिन वही विपक्ष है, विपक्ष काफ़ी आक्रामक है केसीआर पे जो है। बीआरएस के जो नेता है केसीआर, उन पर उनका विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं केसीआर सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के जो तमाम जो उदाहरण जो है विपक्ष दे रहा है, उसमें एक धरनी पोर्टल है, 2 बेडरूम है, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो कालेश्वरम डैम है वो है, और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर जो है चुनाव में है। बात अगर रमा यहाँ पर जो विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, उसमें यहाँ पर जो है कालेश्वरम डैम है, जो परियोजना है 1 लाख करोड़ की परियोजना विपक्ष उसको बता रहा है, जिसमें कि अभी तक जो है पर्याप्त रूप से सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जो ऑनलाइन पोर्टल, जिससे किसानों की जो रजिस्टर्ड जमीन है, उस जमीन को जो है ऑनलाइन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, जिसका नाम था धरनी। उस धरनी में भी जो है तमाम विपक्ष जो आरोप लगाए हैं कि इसमें बहुत जबरदस्त जो है तरफ से जो है करप्शन हुआ है, और ये करप्शन कहीं ना कहीं जो है केसीआर की तरफ से हुआ है। ऐसे ही 2 बेडरूम की अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है कि पिछले वाले कार्यकाल में जो है केसीआर सरकार ने यहाँ पर तमाम जो गरीब जनता उससे वादा किया था कि 2 बेडरूम हम आपको देंगे, लेकिन दूसरा कार्यकाल पूरा हो गया है, 2 बेडरूम का जो सपना है वो सपना मात्र ही रह गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां आरोप और प्रत्यारोप हैं, तमाम जो दल हैं वो जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, तो वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए रमा, तो निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अपनी तैयारियां हैं वो पूरी करने में जुटा हुआ है। क्योंकि ऐसे में देखना होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सामने एक तरफ जहां पिछली बार के जो मतदान हुआ है उसको जो है उससे अधिक मतदान कराने की है, तो वहीं दूसरी तरफ कई दुर्गम इलाके हैं रमा, जहां पर कि उन इलाकों के लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान तक बूथ तक पहुंचाने की होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां तमाम दल हैं चुनावी मैदान में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, मतदान को लेकर के अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग अपनी जो है प्रक्रिया में जो है तैयारी कर रहा है। अगर मतदाताओं की जाए रमा, तो मतदाताओं में इस बार सब दलों की नजर जो है, जो 18 से 19 साल के वोटर हैं यहाँ पर, वो वोटर जो है लगभग 10 लाख के आसपास है। जी, तमाम मुद्दे हैं, राजनीतिक दल भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिलेश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में देखना होगा। बहुत शुक्रिया और मिलेश पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा की 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। गुरुवार को शाम 6 बजे प्रचार अभियान का शोर थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो राजस्थान में भी पुख्ता तैयारियां चुनाव आयोग की, वहां पर निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कल जो है विधानसभा चुनाव के लिए वहां पर मतदान होगा और तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वहां पर मतदान होगा। मतदान की क्या कुछ तैयारी है, जयपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि आज का दिन ये सुनिश्चित करने में हम देखते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितनी जल्दी से जल्दी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो जाए। हमारे ठीक पीछे आप देखें कि इस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं जो अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ। तो राजस्थान में जो अलग अलग जिले मुख्यालय पर हम देखते हैं कि पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं और
जो हमें बताया गया कि जो दूर दराज के इलाकों में तैयारियां कल से ही कर ली गई थी कि जैसे ही सुबह जल्दी से जल्दी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाए, तो इस तरह से जो ईवीएम है और जो बाकी साजो सामान है उसे लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ। दूसरी बात यह है कि एक प्रशिक्षण दिया जाता है रवाना करने से पहले। हम देखते हैं कि कई स्तर पर पहले प्रशिक्षण होता है जिससे जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि वो प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां से दूर दराज के इलाकों में पोलिंग पार्टियां जा रही हैं, तो 199 सीटों पर जैसा कि आप जानते हैं हम सभी की राजस्थान में एक चरण में मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं कि सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है और निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत रहा है वो आंकड़ा इस बार पार हो जाए। चूंकि हमने देखा है कि अवेयरनेस को लेकर बहुत कैंपेन चलाया गया है, लोकल ब्रांड एम्बेसडर की भी मदद ली गई है, छात्रों में एक जागरूकता रैली निकाली गई है। तो आज निश्चित तौर पर जो इंतजाम है वो इस बात को लेकर एक तरह से देखे प्रयास है कि कल जब मतदान होगा तब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि राजस्थान में अलग अलग जगहों से जो खबर आ रही है और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहाँ जो मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? और हर बार जिस तरह से चुनाव आयोग कुछ नए प्रबंध भी करता है, तो क्या इस तरह के भी कुछ प्रबंध वहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं? ये देखिए, वेबकास्टिंग की व्यवस्था ऐसे तमाम मतदान केंद्रों पर की जाती है और अब तो हम जानते हैं कि जो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा या सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाए। अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती होती है, संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उन पर ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है जिससे कि वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित कराया जा सके और साथ ही साथ एक पूरा डाटाबेस तैयार होता है। हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये एक तरह से देखे कौन सा केंद्र मतदान संवेदनशील है या कौन सा केंद्र कम संवेदनशील है, इस बात की विधिवत जानकारी इसलिए भी नहीं दी जाती है जिससे कि बेहतर तरीके से व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे बूथों पर ये बात की आशंका होती है कि वो उसे अति संवेदनशील माना जा सकता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां से वेबकास्टिंग की व्यवस्था हो और निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखें शैलेंद्र, नजर रखी जाती है। बिल्कुल नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास ने कहा कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी जोरों पर चल रही है। 27 नवंबर को एनकोर पोर्टल के जरिए तैयारियों का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों से 30 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं।
SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया एक परिवार है और हम हर किसी को आर्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के सभी साधनों पर कब्जा करने के लिए लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। World is one family. And we will make everybody Arya, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कोविड काल के बाद बदली वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व को आभास हुआ है कि भारत ही पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। There is no bliss and peace. And now, especially after Corona period, they have started rethinking. And it seems they are unanimous in thinking that Bharat will provide the way. The very birth of our society and our nation is for the same purpose. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के 6वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारी मजबूत साझेदारी समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान और तकनीक और लोगों के बीच संबंध जैसे सभी संभावित क्षेत्र शामिल हैं। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further. Another driving force of our relationship is the convergence in our understanding of and approach to the geostrategic environment, particularly in our common Indo-Pacific region. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, AILD ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है। AILD has quite aptly used the phrase "bridges of bharosa" as one of its themes. In this complicated world, it is the bharosa or trust between like-minded partners such as India and Australia, along with others, that is helping us in our efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with a rules-based international order. As strong democracies and dynamic economies of the Indo-Pacific, we can make a difference through our cooperation on a practical, progressive and sustainable agenda. Together, that makes us a force for global good. आज के दौर में डीप फेक अब एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है। इस समस्या पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से लगातार चिंता जता रहे हैं। गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में सरकार इसके नियमन के लिए स्पष्ट कार्य योजना का मसौदा जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म दोनों पर जुर्माना होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार डीप फेक पर 4 मुद्दों पर काम करने जा रही है, जिनमें पहला मुद्दा है डीप फेक की जांच कैसे हो, दूसरा इसे वायरल होने से कैसे बचाएं, तीसरा कोई यूजर इसे कैसे रिपोर्ट करे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो, और चौथा इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सब मिलकर कैसे काम करें।
तो एक बड़ी समस्या के रूप में, एक बड़ी चुनौती के रूप में डीप फेक, जिस पर प्रधानमंत्री भी लगातार चिंता जता रहे हैं और सरकार इस मुद्दे को अब बहुत ही सतर्कता के साथ ले रही है और इस मुद्दे पर कठिन जो कड़े कदम हैं उन्हें उठाने जा रही है। डीप फेक पर रोकथाम कैसे हो, इसी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मीटिंग भी की थी और उस पर 4 जो बिंदु हैं उन पर विचार विमर्श किया गया। तो डीप फेक की रोकथाम कैसे हो, कैसे इसका पता लगाया जाए, किस तरह से इसके प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए और किस तरह से रोकथाम के लिए इस पर आगे बढ़ा जाए जिससे कि डीप फेक का जो प्रसार है वो रोका जा सके। इसकी जो रिपोर्टिंग है वो शीघ्र रिपोर्टिंग कैसे हो, किस तरह से वो प्रभावी हो जिससे कि जागरूकता के साथ इस पर लगाम लगाई जा सके। और बहुत ज़रूरी है उसके लिए पता लगाना, और ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है रोकथाम के लिए, और इसी पर सरकार लगातार अब कदम उठा रही है। सरकार बेहद सतर्कता के साथ इस पूरे मुद्दे को ले रही है। डीप फेक मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने साइबर विशेषज्ञ और इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ इस मामले पर लंबी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि डीप फेक पर सरकार बेहद ही गंभीर रवैया अपना रही है। उन्होंने आगे कहा, सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीप फेक से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का कानूनी दायित्व है। Intermediaries of today all agreed that the current IT rules and under the IT Act provide for adequate compliance requirements on their part to deal with deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment. तो डीफेक पर सरकार बेहद गंभीर है और एक्शन मोड में आ गई है और कई कदम सरकार इस पर उठाने जा रही है और लगातार इस पर बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री भी इस पर कई बार चिंता जता चुके हैं। आने वाले भविष्य में एक ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकता है। डीफेक जो है वो एआई का उपयोग करके किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, किस तरह से उनके साथ छल किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें कई मामलों में विक्टिम बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए एक बड़ा खतरा है दुनिया भर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों के लिए। ये एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रहा है। बेहद सतर्कता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये चुनौती जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। डीप फेक के मामले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सरकार के जो कदम है उसमें शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर एक मीटिंग ली जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, सोशल मीडिया कंपनियां और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज संयुक्त रूप से काम करेंगे। ये निर्णय लिया गया। 10 दिन के अंदर और भी नियम आएंगे। इसमें जो शामिल है वो ये है कि पता लगाना कि ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले और बाद में डीप फेक सामग्री का पता लगाया जाना चाहिए। उसके बारे में एक सीरियस जांच होनी चाहिए। साथ ही इसकी रोकथाम कैसे हो, डीप फेक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र बने जिससे कि इसका जो प्रसार है वो रोका जा सके। और इसके साथ ही जो इसमें रिपोर्टिंग है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि किस तरह से जो शिकायतें आती हैं उनका निवारण हो और उसके लिए जागरूकता किस तरह से बढ़ाई जाए। डीपफेक के मुद्दे पर व्यापक जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए जिससे कि लोग इसके खतरे से बच सकें, इसके दायरे में ना आ सकें। इसके साथ ही MEITY आवश्यक नियमों का आकलन और मसौदा के लिए एक अभ्यास शुरू करेगा। ये कदम भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही MEITY
MyGov पोर्टल पर जनता से टिप्पणियां भी आमंत्रित करेगा। तो किस तरह से लोगों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा और उनसे जाना जाएगा, साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और जन जागरूकता को बढ़ाकर डीप फेक पर रोक लगाई जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम इन्हें कहा जा सकता है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो कानून है उनमें क्या प्रावधान है। भारत में IT एक्ट के तहत इसमें सज़ा का प्रावधान है। जी हाँ, कई जो एक्ट हैं उनमें सज़ा का प्रावधान है जिसमें सामग्री प्लेटफॉर्म पर डाली है और उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म से इसे अपलोड किया गया है, दोनों के लिए इसमें सज़ा का प्रावधान है। उनके खिलाफ सज़ा इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम बात करें नग्नता, अश्लीलता, मान प्रतिष्ठा के नुकसान संबंधी सामग्री को शिकायत पर हटाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं हटाया जाता इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। और इसी के साथ भारत के IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो सज़ा के भी कई इसमें प्रावधान हैं। किसी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में शामिल है। तो ये भी हम जो कानून बता रहे हैं आपको लगातार उनमें शामिल है। और इसके साथ ही किस तरह से इस पर लगाम लगाई जा रही है, किस तरह से सरकार गंभीर है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, कितना बड़ा और गंभीर खतरा ये बनकर सामने आया है, इसी पर हम ज़्यादा विचार जानेंगे। हमारे साथ जो हैं ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुज अग्रवाल जुड़े हुए हैं जो IT विशेषज्ञ हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बड़ा खतरा, प्रधानमंत्री स्वयं इस पर चिंता जता चुके हैं, सरकार इस पर गंभीर है। डीप फेक का जो वास्तविक अर्थ है वो आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से ये लगातार बढ़ रहा है, कितनी बड़ी गंभीर चुनौती ये है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फेक चीज़ें देखी हैं, नकली चीज़ें देखी हैं। अब डीप फेक में हम उनका वीडियो रूपांतरण यानी 3D रूप देख रहे हैं। जिस प्रकार मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से डीप फेक वीडियो बनाकर और उसमें आवाज़ नकली डालकर ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति जिसका कि वर्णन किया जा रहा है वो स्वयं वहाँ मौजूद है। जैसा कि हमने अभी देखा कुछ चैनल्स पे एक प्रमुख अभिनेत्री का डीप फेक यानी उनका एक नकली वीडियो जो उनके भाव, चेहरा, आवाज़ सब चीज़ें मिलती हुई थी, उसको लगाकर चलाया गया। इसको ही हम डीप फेक कहते हैं क्योंकि इसमें 3D यानी कि व्यक्ति एज इट इज़ दिखाई देता है, वस्तु एज इट इज़ दिखाई देती है, इसलिए इसको हम डीप फेक कहते हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके आने से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसका जो दुरुपयोग है वो किस तरह से लोग करते हैं और किस तरह से जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे तो ये ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन सचमुच अगर देखा जाए तो ये जनता का ही काम कर रहे हैं। करीब करीब देश के सभी लोग जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। वो उसके यूज़र हैं, उस पर इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहाँ पर वीडियो देखते हैं और वहाँ से वीडियो सुनते भी हैं। तो इसलिए इनका जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है। समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जिस वीडियो को वो देख रहे हैं, जो आवाज़ वो सुन रहे हैं, जो चेहरा वो देख रहे हैं, वो सचमुच सही है या वो एक झूठा और डीप फेक यानी नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ चेहरा है। इसलिए ये मामला बहुत बड़ा है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, हमें उनको इससे बचाने के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाना होगा। उनको इससे आगाह करना होगा कि किस प्रकार इससे बचें। और देखिए, ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया जाता है और इतनी चतुरता से सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है कि इसमें असली और नकली की पहचान करीब करीब नामुमकिन हो जाती है। तो इसको देखते हुए विशेष रूप से लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो इसके प्रभाव से बच सकें। बिल्कुल अनुज जी, इसमें ये जानना भी बेहद ज़रूरी होगा कि किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से इसमें लोगों को इसके दायरे में लाया जा रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, इसका दायरा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही व्यापक है। राजनीतिक रूप से गलत संदेश देने के लिए जो प्रमुख हस्तियां हैं उनका डीप फेक बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं या जो लोग सिनेमा इत्यादि में काम करते हैं, पत्रकार हैं और जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नकली वीडियो बनाकर, नकली डीप फेक बनाकर और गलत प्रकार के मैसेज जिनका कि उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे, उसका प्रसार किया जा रहा है। तो करीब करीब समाज के हर वर्ग
और हर प्रकार के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, उनका डीप फेक बनाया जा रहा है। इसलिए इसका जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है और देश के करीब करीब सभी लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं। साइबर क्राइम के लिए भी इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और होने की संभावना है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत बहुत सारे कदम भी हैं, बहुत सारे हमने देखा कि नियम भी हैं और सज़ा का प्रावधान भी है। वो कितने पर्याप्त हैं? और अब सरकार जो इसे लेकर इतनी गंभीर हुई है, सरकार ने भी इसको लेकर 10 दिन के अंदर गाइडलाइंस की बात कही है, इसे कितना पर्याप्त आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून में आईपीसी में धारा 419 और आईटी एक्ट में धारा 66C पहले से ही इस प्रकार की चीज़ों के लिए उपलब्ध हैं। और जहाँ तक सवाल ये इसकी उपयोगिता का, तो सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उन्होंने बात की है, वो रेगुलेशंस ला रहे हैं और इसका सख्ती से पालन कराएं, तब मुझे लगता है निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग कानून है वो प्रभावी है, उसका सिर्फ पालन आवश्यक है और सरकार उस पर अगर प्रभावी कार्रवाई करेगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और जनता पे जो इसका दुरुपयोग है वो कम हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये भी जानना, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जागरूकता का जो प्रसार है वो किया जाना चाहिए और जैसे पोर्टल पे सरकार ने जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इनवाइट की हैं कि उन्हें किस तरह की शिकायत है वो जाने। और ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है लोगों के साथ इसमें अपराध हो रहे हैं या दुर्व्यवहार हो रहा है। जिस तरह से वॉइस इसमें चेंज हो जाती है, इसमें फेस आपका चेंज कर दिया जाता है, आर्थिक अपराध भी इसमें होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से एक मित्र का वीडियो अगर आपके सामने आए जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि मुझे सख्त रूप से पैसों की आवश्यकता है और मैं कहीं मुसीबत में फंस गया हूं, तो निश्चित रूप से आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उस समय उस बताए हुए अकाउंट नंबर पर पैसों को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार से भीड़ को भी भड़काया जा सकता है एक डीप फेक वीडियो बनाकर, जिसमें लोगों से आह्वान किया जा सकता है कि गलत प्रकार की सूचनाएं देकर और उनको नकली वीडियो दिखाकर। तो कुल मिला के अपराध करने वाले इसको विभिन्न प्रकार से और फाइनेंशियल क्राइम, सोशल क्राइम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। जो लोग डीडी न्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं उसके मार्गदर्शन के लिए उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन जागरूकता और किस तरह से हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्योंकि आज की ज़रूरत बन चुका है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी सावधानी से हम इस्तेमाल करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सभी बहुत ही जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जो प्रॉपर चैनल हैं केवल उन्हीं पर आई हुई सूचनाओं पर विश्वास रखें। जो चैनल्स किसी भी प्रकार से संदेहास्पद लगें या बहुत ही अजीबोगरीब वायदे करें, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और अगर सगे संबंधियों का मामला है तो फ़ोन इत्यादि के मामले से फ़ोन करके उनसे पूछ लें। और किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी वीडियो और चैट इत्यादि के माध्यम से जानकारी मिलने पर ना करें। उसमें पूरी तरह से पहले जानकारी कर लें, फ़ोन से बात कर लें, संतुष्ट हो जाएं, तभी अपना पैसा दें और जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। बिल्कुल, धोखे से बचना है तो सावधानी है बेहद ज़रूरी और जागरूक इसके लिए होना ही पड़ेगा। अनुज जी, इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने बीते साल कुछ समय में भारतीय रेल में आए परिवर्तनकारी बदलावों की चर्चा की और इसकी गति को और बढ़ाने को समय की मांग बताया। यंग ऑफिसर्स, यंग इंजीनियर्स, आप लोग जब डिसीजन मेकिंग
यानी सीनियर पोजीशंस पे आओगे, पीएचओडी, जीएम, डीआरएम, तब आपके सामने एक नई तरह की रेलवे होगी, एक नया तरह का देश होगा। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया जा रहा है, ये जो रिफॉर्म्स रेलवे में किए जा रहे हैं, इन रिफॉर्म से और इन इन्वेस्टमेंट से रेलवे एक टोटली ट्रांसफॉर्म होकर निकली। और बुलेटिन में अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने गुंटूर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार स्टॉलों का दौरा किया और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने राज्यपाल से अपनी खुशियां साझा की। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं, उनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व के 10 देशों में भारत का निर्यात लगातार बढ़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देश भारत के निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इन देशों ने वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भारत के साथ कारोबार में उच्च औसत वृद्धि दर्ज की है। निर्यात केंद्र के रूप में तेजी से वृद्धि करने वाले 10 देशों में नीदरलैंड, ब्राजील, इजराइल, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और बेल्जियम शामिल हैं। आगे चलकर इन देशों के साथ अधिक कारोबार बढ़ने की भी संभावना है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इस रिपोर्ट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव भी शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समग्र व्यापार समझौतों, पूंजी की लागत में कटौती, बिजली और भूमि सुधार जैसे उपायों से वर्ष 2030 तक भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात $2 लाख करोड़ तक ले जाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में निर्यात को बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पादों, लौह अयस्क, कुछ रसायनों, दवाओं, कपास, एल्यूमिनियम और टैंकर समेत 75 संभावित निर्यात उत्पादों के लिए योजनाएं लाने की भी सिफारिश की गई है। ये उत्पाद लगभग $222 अरब का योगदान देते हैं, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 50% है। इन योजनाओं का निर्यात की वृद्धि पर तत्काल असर पड़ेगा। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल जगत में आज? शुक्रिया रमा। और शुरुआत करते हैं क्रिकेट की खबरों के साथ, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 19.5 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। के हाथों विश्व कप फाइनल में मिली हार के जख्मों को कुछ राहत विशाखापट्टनम में टीम इंडिया की जीत से मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, हालांकि मैथ्यू शॉट 13 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद आए जोश इंग्लिश ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई, वो 52 रन बनाकर रन आउट हुए। दूसरे छोर पर इंग्लिश ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर शतक पूरा किया। वो 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खास नहीं रही और टीम ने 22 रन पर अपने 2 अहम बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद तीसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच 112 रन की साझेदारी सामने आई, जहां ईशान किशन ने अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक लगाने के थोड़ी ही देर बाद 58 पर ईशान का विकेट भी सामने आ गया। बहरहाल सूर्य कुमार जमे रहे और उन्होंने 42 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के करीब ला दिया। बाकी का काम रिंकू सिंह ने किया और टीम इंडिया ने 49.5 ओवर में 209 रन बनाकर 2 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया। 42 गेंदों पर 80 रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल जगत की कुछ और प्रमुख खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा है कि वो स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि इन दोनों बल्लेबाजों के T20 में भविष्य को लेकर चर्चा का दौर जोरों पर है। आशीष नेहरा ने कहा कि दोनों बल्लेबाजों ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है, ऐसे में इन दोनों को चयनकर्ता T20 में जरूर रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली किसी भी फॉर्मेट में खेलने में सक्षम हैं, क्योंकि दोनों अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करते हैं। मुंबई की ओर से खेलने वाले सुजीत नायक ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ये फैसला 34 साल की उम्र में किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला BBL 2023 में खेल रही हैं, लेकिन उनकी नजर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमी पर खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट पर है। उस मुकाबले में टीम की कप्तानी उनके ही हाथों में होगी और वो 2014 के बाद पहली बार भारत में कोई टेस्ट मुकाबला खेलेंगी। इस मुकाबले को लेकर उन्होंने उत्सुकता दिखाई, साथ ही नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट न खेलने की वजह से अहम चुनौतियों का भी जिक्र किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच टेस्ट मुकाबला 21 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस FC की टीम को 4-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाई सैम केर ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। सैम केर ने खेल के 30वें, 48 और 55वें मिनट में गोल दागे। महिलाओं के चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के इस सीजन में केर हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एंजेल डी मारिया ने गुरुवार को इस बात को सामने रखा कि वो अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। गौरतलब है कि डी मारिया को अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 साल हो गए हैं। डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 136 मैच खेले हैं। उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और 2022 के विश्व कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। ब्राजीलियन स्ट्राइकर रोड्रिगो ने कहा है कि अर्जेंटीना के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी से नोकझोंक के बाद उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नस्लवादी टिप्पणी का शिकार होना पड़ा। रोड्रिगो ने कहा कि उन्हें कई आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुए। गौरतलब है कि अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच हुए विश्व कप क्वालिफायर मैच के दौरान अर्जेंटीना के फैंस और ब्राजीलियन पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस मैच में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया था। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि उन्होंने रेडबुल से किसी तरह का कोई संपर्क करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि रेडबुल टीम प्रिंसिपल क्रिस्टियन हॉर्नर ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि हैमिल्टन के द्वारा रेडबुल से संपर्क किया गया। हालांकि हैमिल्टन ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन हैमिल्टन ने इसके साथ ही ये जरूर कहा है कि रेडबुल के द्वारा ऐसा करने की कोशिश की गई। लुइस हैमिल्टन ने कहा है कि उन्होंने अपने टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ को इस घटना की पूरी जानकारी दे दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील स्वीकार कर ली है। अपील भारत सरकार ने दायर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी को 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इजराइल और हमास के बीच आज 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू हो गया है। कतर में मध्यस्थों ने कहा कि आज 13 इजरायली और बच्चों को रिहा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने कहा कि ये संघर्ष विराम अस्थायी है। संघर्ष विराम के तहत गाजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले संघर्ष विराम में 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ अंटार्कटिका का दौरा किया। गुटेरेस और बोरिक की ये मुलाकात 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 से पहले हुई।
दौरे के दौरान दोनों ने कॉलिंस और नेल्सन ग्लेशियर समेत कोपैटिक द्वीप पर पेंगुइन और अन्य देशी प्रजातियों को देखा। गुटेरेस COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान करेंगे। पेरिस समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्मिंग लक्ष्य को जीवित रखने के उद्देश्य से विश्व नेता वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। नीदरलैंड के आम चुनाव में गेट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फ्रीडम पार्टी ने 150 में से 37 सीटें जीती हैं और वहीं संयुक्त लेबर और ग्रीन टिकट ने 25 सीटें और प्रधानमंत्री मार्क रुट की कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ने 24 सीटें जीती हैं। फ्रीडम पार्टी के नेता गेट वाइल्डर्स ने बहुमत साबित करने के लिए गठबंधन सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद गेट वाइल्डर्स ने कहा कि वे नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और आप्रवासन पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 1.1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। गुरुवार को देश को लचीला और समावेशी विकास हासिल करने की मदद करने के लिए दोनों के बीच 5 वित्त पोषण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विश्व बैंक की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 5 परियोजनाओं में प्रारंभिक विकास, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, नदी तट संरक्षण और गैस वितरण दक्षता शामिल है। समझौतों पर ढाका में बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ सचिव शरीफा खान और बांग्लादेश और भूटान के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक अब्दुल्ला शेख ने हस्ताक्षर किए। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान में सबसे बड़ा IDA कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 57 परियोजनाओं में कुल $16.46 बिलियन खर्च किए जाने हैं। अब्दुल्ला शेख ने कहा कि ये परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में सुधार करते हुए बांग्लादेश के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेंगी। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तरकाश्याः सिल्क्यारा सुरंगायां निबद्धानाम्